आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है पॉलिटी का। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा आपका भाग 1, जो कि कल हम लोग पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा था, जिसमें कितने आर्टिकल थे? 4 आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल जो आपने पढ़े थे वो कितने थे? 4 थे। आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। ठीक है, 4 आर्टिकल आपने पढ़े थे। कल मैंने क्या बताया था कि जो आर्टिकल 1 है, ठीक है, आर्टिकल 1 में क्या है? India is a union of state. इंडिया इज अ Union of state. यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। ठीक है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। मैंने कल एक चीज और बताई थी कि यूनियन में और फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन, ठीक है, इनमें क्या चेंज होता है, क्या डिफरेंस होता है? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ है। यूनियन का मतलब क्या होता है? संघ। और स्टेट्स का मतलब आ जाएगा आपका राज्य। तो भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। मैंने कल बताया था कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन दोनों का मतलब होता है संघ, और कॉन्फेडरेशन का मतलब क्या होता है? परिसंघ। पिछले क्लास में हमने ये चीज पढ़ी थी। परिसंघ क्या होता है? जिससे कोई भी राज्य आसानी से टूट जाता है। कॉन्फेडरेशन क्या होता है? जिससे राज्य आसानी से नहीं टूटता, आसानी से अलग नहीं होता, लेकिन एग्रीमेंट के थ्रू वो किसी भी देश से अलग हो सकता है। बट यूनियन यानी कि जो हमारा संघ है, इसकी खासियत क्या है कि ये अटूट है। अंदर के राज्य आप तोड़ सकते हैं, लेकिन संघ नहीं टूटेगा। ठीक है, यानी कि इसीलिए आर्टिकल में एक बात कही गई है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी कि जो राज्य है वो विनाशी है, वो जो तोड़े जोड़े जा सकते हैं, लेकिन संघ कैसा है? यानी कि जो पूरा भारत है, पूरा इंडिया है, वो कैसा है? अविनाशी है। यानी कि उसको आप अलग अलग नहीं कर सकते, उसको आप नहीं तोड़ सकते। ठीक है, भारत नाशवान राज्यों का कैसा संघ है? अविनाशी संघ है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 1 में हमने यही पढ़ा था कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और जिसको हम नहीं तोड़ सकते। आर्टिकल नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल नंबर 2 में पढ़ा था सर, बाहर से हाँ, संसद अगर चाहे, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट अगर चाहे तो बाहर के किसी भी देश को या किसी भी राज्य को क्या कर सकती है? अपने अंदर सम्मिलित कर सकती है, अपने अंदर मिला सकती है। जैसे कि हमने कल क्या बताया था, एक आपको एग्जांपल दिया था किस चीज का? सिक्किम का। ठीक है, सिक्किम जो था जब भारत आजाद हुआ था, तो सिक्किम जो था वो एक शरणागत राज्य था। यानी कि उसने भारत के अंदर रहकर, मतलब एक तरीके से ना शरणार्थी था। वो भारत के अंदर था, लेकिन भारत का हिस्सा नहीं। ठीक है, शरण ले रखी थी, भारत के शरण में था, लेकिन भारत का हिस्सा नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि संसद ने उसको किस डेट को मिलाया था? किसी को नहीं, कौन सी डेट? मई 19 किसी को नहीं ध्यान? कल का क्लास देखना, बताना मेरे को। ठीक है, मई में मिलाया गया था। सिक्किम को क्या किया था? अपने अंदर सम्मिलित कर लिया था। ठीक है, तो यानी कि संसद अगर चाहे तो किसी भी बाहरी राज्य को या बाहरी देश को अपने अंदर मिला सकती है। ठीक है, यानी कि भारत के अंदर देशों को मिलाया जा सकता है, संघ में देशों को जोड़ा जा सकता है, लेकिन संघ से कोई भी देश चाहकर भी अलग नहीं हो सकता। कोई भी जो स्टेट है वो चाहकर भी अलग नहीं हो सकता। और उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 3। आज मेन जो डिफाइन आपको किया जाएगा वो यही किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आर्टिकल नंबर 3 में हमने क्या बताया था कि संसद किसी भी राज्य को जोड़कर, 2 या 2 से अधिक राज्यों को जोड़कर एक राज्य बना सकती है, एक राज्य को 2 या 2 से अधिक राज्यों में तोड़ सकती है, राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। एक तरीके से कहा जाए तो राज्यों को दोबारा से एक तरीके से पूरी तरीके से गठित कर सकती है। ठीक है, अब है क्या कि एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक नोट पॉइंट बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए
या उनके नाम में बदलाव के लिए आपको संविधान में कोई भी संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको किसी राज्य का, मान लीजिए अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कौन है उत्तर प्रदेश के, हाँ योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने क्या काम किया था अभी कुछ टाइम पहले, करंट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद का जो नाम था वो चेंज किस में कर दिया, प्रयागराज में। अब इलाहाबाद का जो नाम था वो चेंज हुआ प्रयागराज में, कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 3 के तहत इन्होंने यह चेंज करवाया था। इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आपको संविधान के अंदर पूरा एक भाई साहब संशोधन करना पड़ेगा और संविधान संशोधन के पश्चात आप किसी भी राज्य की सीमा या फिर उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको क्या करना है, नॉर्मली एक बिल पेश करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, बिल पेश करना है, कहां, संसद। जब संसद के पास अधिकार है तो आपको एक तरीके से ना एप्लीकेशन लेके दे जानी कि सर राज्य का नाम बदलना है या राज्य की सीमा को बदलना है, ठीक है। संसद में अगर वो बिल पास होता है तो आप राज्य की सीमा में या उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो काम संसद ही करेगी, आप उसको एक बिल पेश कर सकते हो कि सर हम ये चाह रहे हैं कि भाई इलाहाबाद का नाम जो है बदलकर प्रयागराज, तो ये तो भाई ये तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है क्योंकि उसने किसी राज्य का नहीं केवल एक शहर का नाम बदला, ठीक है। अगर राज्य का नाम बदलता, ठीक है, जैसे कि एक राज्य था उड़ीसा, उसका नाम पहले क्या था उड़ीसा का नाम क्या था पहले, पता करके आएंगे सभी लोग, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। उड़ीसा का नाम बदला गया था, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई हमको संविधान में संशोधन करना पड़े। या फिर आपने सुना अभी रिसेंटली क्या था कि तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से, ठीक है, उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश से, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, बहुत सारे राज्य टूटे, अलग नए राज्य बने, तो इनके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। केवल आपको क्या करना है, आर्टिकल नंबर 3 के तहत एक बिल पेश करना है संसद में और आप कहेंगे कि सर ये बिल है, ऐसा हम चाहते हैं। अगर वो बिल क्या होता है, पास होता है, उसको बहुमत मिलता है तो राज्यों का आपको परिवर्तन कर सकते हो, उसकी सीमा के अंदर, उसके नाम के अंदर परिवर्तन आप कर सकते हो। अब था क्या, जब संविधान बना, कब बना, लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और बनकर तैयार कब हुआ, 26 जनवरी 1949 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको 24 तारीख की डेट सुनने को मिलेगी लेकिन वो करेक्ट डेट नहीं है, तो ध्यान रखिए 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। जब संविधान लागू हुआ तो भारत में केवल 4 क्षेत्र थे, ठीक है। और आपने एक समिति पढ़ी होगी, जब मैंने बताया था सेकंड लेक्चर में, एक समिति थी कि कौन सी थी, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। समिति का नाम है देसी रियासत समझौता वार्ता समिति। तो क्या था, टोटल जो रियासतें आपको बहुत जगह अलग अलग मिलेगी, समझना। आर्टिकल नंबर 3 को हम समझा रहे हैं, यहाँ पर लिख देता हूं, भाग 1 के आर्टिकल नंबर 3 के अंदर बात कर रहे हैं। टोटल जो थी वो 565 रियासतें थी, ठीक है। क्या थी, 565 रियासतें थी, जिसमें से 552 रियासतें आई भारत में और 13 रियासतें कहां चली गई थी, आपके पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। 13 रियासतें सम्मिलित हो गई पाकिस्तान में और 552 रियासतें आई भारत में। लेकिन क्या था कि ये 552 रियासतों को हमने 4 हिस्सों में बांटा। बात करेंगे अभी इनमें से भी कि किसमें क्या दिक्कत आई थी, ठीक है। ये काम किसको दिया गया था 552 रियासतों को मिलाने का, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन 552 रियासतों से जाकर बातचीत करी, ठीक है। भले अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन उस समिति को चलाने में सबसे बड़ा हाथ है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। उन्होंने इन 552 रियासतों से बातचीत करी, कुछ तो स्वयं ही भारत में सम्मिलित होना चाहती थी, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जो भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहती
तो उनको सम्मिलित किया गया। कुछ रियासतें ऐसी थी जो भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहती थी, उनको सम्मिलित किया गया। अब सम्मिलित करने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए वो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले एक टॉपिक ध्यान रखिएगा कि 4 जगह हमने 4 क्षेत्रों में राज्यों को बांटा था जब हमने संविधान को बनाया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने के लिए लोग कहने लगे कि भाई अब जैसे अभी आप देखते होंगे करंट टाइम में आप यूपी में है अलग लैंग्वेज है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे अलग लैंग्वेज होगी, थोड़ा आगे बढ़ेंगे अलग लैंग्वेज होगी, बिहार में अलग पहुंच जाओगे, ठीक है, मध्य प्रदेश अलग लैंग्वेज है, गुजरात अपनी अलग लैंग्वेज लिए बैठा है। तो हर राज्य की क्या है, अपनी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है, थोड़ा बहुत चेंज है लेकिन है। क्या था कि राज्यों के पुनर्गठन की मांग हुई, तो जब राज्यों के पुनर्गठन की मांग हुई तो सबसे पहला जो आयोग बना, पूछेंगे आपसे, ठीक है, पहला आयोग जो बना था भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए या ना किया जाए, इसके बारे में सबसे पहले एक आयोग बना, ये है एस के धर आयोग। ठीक है, क्या है, एस के धर आयोग। ध्यान रखिएगा ये जो एस के धर है ये नाम है, और ये क्या थे, इलाहाबाद कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। ठीक है, जो एस के धर थे वो कौन थे, इलाहाबाद कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, और इनको ये काम सौंपा गया कि भाई आप पूरी की पूरी छानबीन कीजिए और हमको बताइए कि क्या भाषा के आधार पर हमको राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। और इन्होंने क्या किया था कि दिसंबर, डेट ध्यान रखिएगा, दिसंबर कब, 1948 में इन्होंने ये कह दिया था कि सर इनको अस्वीकार कर दो। ठीक है, स्टार्ट इन्होंने काम कब किया था, स्टार्ट किया था कब, जून 1948। जून 1948 में ये एस के धर आयोग बना था, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी वो पेश की दिसंबर 1948 में। इन्होंने क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ कि लोगों में थोड़ा सा और आक्रोश फैल गया कि नहीं भाई हमको तो भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। तब क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति बनाई, दूसरा जेवीपी समिति। ठीक है, क्या था, जेवीपी समिति। अब जे का मतलब था पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, पी का मतलब पट्टा भाई से रामैया। ठीक है, ये 3 लोगों की एक समिति बनी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टा भाई से रामैया, इन तीनों की समिति बनी, और इन तीनों ने अपनी रिपोर्ट पेश की अप्रैल, डेट याद रखना सारी की सारी, अप्रैल 1949 में इन्होंने रिपोर्ट पेश की कि भाई साहब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन मत करो। ठीक है, इस समिति का गठन कब हुआ था, दिसंबर। जब ये समिति का आपका रिजल्ट आया तुरंत इन्होंने जेवीपी समिति बनाई, कब, दिसंबर 1948 में, और दिसंबर 1948 से इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी कि अप्रैल 1949 में कि भैया हम तीनों का मानना यह है, या हमारी पूरी समिति का मानना यह है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि 1952 में जो थे वो तेलुगु नेता थे पोट्टी श्री रामल्लू, नाम ध्यान रखना, पोट्टी श्री रामल्लू जो थे 1952 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे, क्या थे, पोट्टी श्री रामल्लू। ठीक है, पोट्टी श्री रामल्लू कहाँ के नेता थे, तेलुगु नेता थे, और इन्होंने क्या किया कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर ये भूख हड़ताल पर बैठ गए, लेकिन सरकार ने इनकी नहीं सुनी, और 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हुई। अब जब मृत्यु हो गई तो आगे जरा बेसबोर आ गया कि भैया भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। तब क्या हुआ
तब एक आयोग आया जिसका नाम था फजल अली आयोग। ये तीसरा है, ध्यान रखिएगा, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग के अंदर जो थे वो 2 सदस्य थे, 2 लोगों की समिति थी। पहले थे आपके हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। पहले कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। और दूसरे का नाम कुछ तो पढ़े आया करो, के.एम. पनिक्कर, ठीक है। पहले थे हृदयनाथ कुंजरू और दूसरा के.एम. पनिक्कर। इन दोनों लोगों की एक टीम गठित की जिसका आयोग को नाम दिया फजल अली आयोग। और इन्होंने कहा था कि हाँ भाई, क्योंकि अब देखिए सरकार के ऊपर दबाव था, 2 समितियों ने मना कर दिया। पहली कौन सी आता? एसकेदार आयोग, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था? दिसंबर 1948 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। जून 1948 में स्टार्ट हुआ, दिसंबर 1948 में रिपोर्ट पेश की और उसमें क्या किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। उसके बाद दिसंबर 1948 में आई जेबीपी समिति। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, बी का मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब पट्टा भाई सिंह, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कब रिपोर्ट दी थी अपनी? अप्रैल 1949 स्टार्ट हुआ था, दिसंबर 1948 से रिपोर्ट कब आई? अप्रैल 1949। और इन्होंने भी क्या कहा कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या थे, 1952 में एक तेलुगु नेता थे पोट्टी श्रीरामल्लू। वो क्या हुआ कि भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई उसके बाद गठित हुआ फजल अली आयोग। और भाई देखो अब क्या था, 2 लोग थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। इनके ऊपर दबाव था क्योंकि पूरा देश पगलाया हुआ था पोट्टी श्रीरामल्लू जी की मृत्यु को लेके। तो इन्होंने कहा कि भैया भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर देना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर देना चाहिए। और इसी के बाद 1956 में आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था जो भाषा के आधार पर पुनर्गठन के बाद आया, ठीक है। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो था वो 1956 में पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर पुनर्गठित हुआ था। हालांकि आज के टाइम में ये 2 जगह पर विभाजित हो गया है। एक तो कौन सा है, पहला कौन सा है? तेलंगाना। और दूसरे राज्य का नाम बताइए। देखिए जानते हम इसको आज भी आंध्र प्रदेश के नाम से है, लेकिन इसका जो नाम है वो आंध्र प्रदेश नहीं था, इसका नाम था सीमांध्रा, ठीक है। आंध्र प्रदेश को 2 जगह तोड़ा गया था। कौन से में? 2014 में, 2 जून 2014, ध्यान रखना, ठीक है। आगे पढ़ेंगे लेकिन फिर भी यहाँ आगे तो बता देते हैं। तो फजल अली आयोग ने क्या कहा था कि फजल अली आयोग का ये कहना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर देना चाहिए, जिसके आधार पर आंध्र प्रदेश जो था वो पहला राज्य बना था जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। और 2 जून 2014 को ये 2 हिस्सों में बट गया, तेलंगाना और सीमांध्रा। लेकिन इस सीमांध्रा को आज भी हम किस नाम से जानते हैं? आंध्र प्रदेश के नाम से। समझ में आया? अब ये तो बात होगी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। अब बात आता है कि जो अभी मैं बता रहा था आपको 552 रियासतें जो थी जो भारत में विलय हुई, मैंने बताया था कि कुछ रियासतें तो अपने आप मान गई थी, लेकिन भाई 2-3 रियासतें ऐसी थी जो ये कह रही थी कि हम भारत में विलय नहीं होंगे, लेकिन भारत उनको छोड़ भी नहीं सकता, ठीक है। भारत की ये दिक्कत थी कि ना तो भारत उनको छोड़ सकता था और ना वो विलय होना चाह रहे थे। अब अंग्रेज सरकार ने क्या दिया था, जब अंग्रेज सरकार यहाँ भारत से छोड़ के गए थे तो वो ये कह गए थे कि जितनी भी देसी रियासतें हैं वो सब क्या है, स्वतंत्र है, चाहे तो अपना अलग देश बनाओ, चाहे भारत में विलय हो चाहे पाकिस्तान में। तो जो रियासतें विलय नहीं हो रही थी उनमें जो पहली रियासत थी उसका नाम है जूनागढ़, ठीक है। क्या है? जूनागढ़ का क्या सीन था कि भैया ये बोले कि हम ना तो भारत में विलय हो और ना पाकिस्तान में, हम बनाएंगे स्वतंत्र राज्य।
अब क्या था कि जो जूनागढ़ के जो शासक थे, ठीक है, उनका नाम था महावत खां, ठीक है, उनका नाम क्या था, यहाँ का जो शासक था उसका नाम क्या था, महावत खां। अब महावत खां जी का कहना था कि भैया हम तो नहीं मानने वाले, हम तो विलय होंगे नहीं। तो वही हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया गए। इनका क्या ये कहा जाता है कि ये 3 ट्रक लेकर निकले थे, एक ट्रक में पैसा, एक ट्रक में बंदूकें और एक ट्रक में सेना, कि भाई 3 में से किसी एक से तो मान जा। तो क्या हुआ कि जूनागढ़ नहीं मानना था, जूनागढ़ बोला भैया हम भारत में विलय नहीं होंगे, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ कि 1948 में जनमत संग्रह, ठीक है, यानी कि जनता के मत के द्वारा इसको भारत में विलय कर लिया गया था। ध्यान रखिएगा 1948 फरवरी में, ठीक है, फरवरी 1948 में जनमत संग्रह द्वारा जो जूनागढ़ था, जहां के शासक कौन थे, महावत खां थे, इसको भारत में विलय कर लिया गया था। पहली रियासत। दूसरा बिल्कुल भारत के बीचों बीच कौन सा था, हैदराबाद, ठीक है। अब हैदराबाद का अपना अलग ही केस, हैदराबाद वाले भाई साहब कह रहे थे कि भाई साहब हम तो विलय होंगे जाकर पाकिस्तान, ठीक है, वो क्या बोले, हम तो विलय होंगे पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में भाई हैदराबाद विलय होगा तो कहां बैठा है पाकिस्तान और कहां आ गया हैदराबाद। अब था क्या कि अंग्रेजों का कहना था कि हर चीज तो स्वतंत्र है, आप उसको दबाव भी नहीं डाल सकते। अब वो कह रहा है कि हम पाकिस्तान में विलय होंगे। शासक जो यहाँ के थे वो थे उस्मान अली खां, ठीक है, हैदराबाद के जो शासक थे उनका नाम था उस्मान अली खां। ये भाई साहब कह रहे थे कि हम तो जाकर मिलेंगे पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में मिलने का मतलब था कि भाई बड़ा दिक्कत हो जाती, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक ऑपरेशन चलाया गया। इन्होंने क्या किया, पंडित जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने बड़ी चालाकी से यहाँ पर सेना को भेजा और सेना को भेजकर ऑपरेशन कौन सा, पोलो, ठीक है, ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला दिया, ठीक है, ठीक है। सैन्य कार्रवाई, ये किससे मिला था, जनमत संग्रह से हैदराबाद किससे मिला, सैन्य कार्रवाई, जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत इसको क्या कर दिया गया, भारत में मिला दिया गया। और तीसरा जो था, ये तो आज भी दिक्कत कर रहा है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का क्या सीन था, यहाँ के राजा बोले हम स्वतंत्र हैं, यही बोले ना भारत में रहे ना रहे पाकिस्तान में। भारत वाले बोले ठीक है मत रहो, आना मत हमारे पास। पाकिस्तान ने कर दिया इन पर हमला, पाकिस्तान ने इन पे हमला किया। राजा थे इनके हरि सिंह, ठीक है, राजा कौन थे, हरि सिंह। अब सीन क्या था कि यहाँ तो महावत खां थे, तो जूनागढ़ क्यों मिल गया आप जनमत संग्रह से, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर जो जनसंख्या थी वो हिंदू थी। यहाँ के राजा हिंदू लेकिन ज्यादातर जनसंख्या मुस्लिम। आधे लोग कहीं पाकिस्तान में मिलेंगे, आधे लोग हिंदुस्तान में मिलेंगे। इन्होंने क्या कहा, बोले हम स्वतंत्र रहेंगे। अब स्वतंत्र रहेंगे तो पाकिस्तान ने इन पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। एक छोटा सा अलग से देश समझ के इन पर हमला जब किया गया तो हरि सिंह भागे भागे आए भारत में। किसके बाद, कौन देख रहा था ये सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आते हो, कहते हैं प्रभु बचा लो, नहीं ये तो लपेट देंगे। तो कहते भाई तुम तो स्वतंत्र रहना चाहते थे, हम कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं। बोलना प्रभु तुम ही में मिला लो, उनसे अच्छे तो तुम ही। तो यहाँ पर विलय पत्र के द्वारा इन्होंने क्या किया था, खुद ही लिख के साइन कर दिया कि हाँ भैया हम तुम ही में मिलेंगे, निपटा लो फटाफट। तो विलय पत्र के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को भारत में मिलाया। ये 3 रियासतें थी जिन्होंने सबसे ज्यादा दुखी किया था भारत को। 552 रियासतों में से पहले जूनागढ़, शासक कौन था, महावत खां, सॉरी
फरवरी 1948 में जनमत संग्रह के द्वारा क्या किया गया, इसको भारत में लाया गया। दूसरा हैदराबाद, यहाँ की जो निजाम थे यानी कि जो राजा था वो कौन था, उस्मान अली खान। ऑपरेशन पोलो के तहत सैन्य कार्रवाई के थ्रू इनको क्या किया गया, भारत में मिलाया गया। और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर, राजा हरि सिंह बिला पत्र के द्वारा इनको क्या किया गया, भारत में मिलाया गया। और चौथा जिसके बारे में जल्दी कोई नहीं बताता, इनने बहुत दुखी किया, नाम था मणिपुर। ये भी एक देसी रियासत थी मणिपुर। इनके जो राजा थे वो थे बौद्ध चंद्र सिंह। ठीक है, क्या नाम था, बौद्ध चंद्र सिंह। इनका भी अलग ही सीन था। राजा थे बौद्ध चंद्र सिंह। ठीक है, इनको मिलाने के लिए इनने इतिहास रच दिया। इन्होंने क्या कहा कि वयस्क मताधिकार करा लो भैया, वयस्क मताधिकार यानी कि एडल्ट वोटिंग कराओ। अगर हमारे एडल्ट जो है, जो वयस्क है, वो कहते हैं हाँ भारत में मिलेंगे, मिल जाएंगे। और उन्होंने मना कर दिया तो नहीं मिलेंगे। ये पहला राज्य था, ये पहला राज्य बना जो एडल्ट वोटिंग के थ्रू यानी कि वयस्क मताधिकार के थ्रू भारत के अंदर विलय हुआ था। ठीक है, वयस्क मताधिकार या एडल्ट वोटिंग के थ्रू भारत में मिलने वाला पहला राज्य कौन सा कहलाता है, मणिपुर। उसके बाद पांचवा आया, ये भी बड़े महान थे, पांचवा आया गोवा। ये भी नहीं मिलना चाहते थे। ठीक है, 1961 में क्या हुआ था, पुर्तगालियों को गोवा से भगाने के लिए एक फिर से सैन्य कार्रवाई की गई। कब की गई, 1961 तक यहां पर गोवा में क्या थे, पुर्तगाली थे, भारत से अलग था, पुर्तगालियों का शासन था। क्या किया गया कि 1961 में सैन्य कार्रवाई कर दी गई, गोवा के ऊपर हमला कर दिया गया, एक तरीके से कह सकते हो। और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। ठीक है, कौन सा था, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के थ्रू 1961 में गोवा को भारत के अंदर मिलाया गया। और ये जो मिलाया गया था उसके बाद उसको 12 अगस्त 1987 को 25वें राज्य का दर्जा दिया गया। और 25वें राज्य का दर्जा दिया गया 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर बाहर से आपको किसी राज्य को अंदर लाना है तो आप वहां पर संविधान संशोधन करेंगे। और 56वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ, 12 अगस्त 1987 को। 12 अगस्त 1987 को 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को भारत का 25वां राज्य घोषित किया गया। ठीक है, गोवा को क्या किया गया, भारत का 25वां राज्य घोषित किया गया। इतना समझ में आया। अब मैंने बताया था आपको सिक्किम के बारे में। सिक्किम कौन सा राज्य बना था भारत का, 22वां राज्य। ठीक है, कब हुआ था, 16 मई 1974, तो पढ़ोगे नहीं। ठीक है, सिक्किम जो है वो भारत का 22वां राज्य बना था। और कब बना था, 16 मई 1974 को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, जो कब बना था, 16 मई 1974 को भारत में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, उससे पहले क्या था, भारत का शरणार्थी था। ठीक है, भारत की शरण में था लेकिन भारत का हिस्सा नहीं था। ठीक है, 16 मई 1974 को कौन से राज्य के रूप में, 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। उसके बाद कहा कि वर्तमान में जो राज्य थे उनमें से भी टूटकर कुछ राज्य बने। तो जो वर्तमान में राज्य थे उनके बारे में पढ़ते हैं कि उनमें से कौन सा राज्य सबसे पहले टूटा। तो ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर सन 2000। ठीक है, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़, गोवा 25वां राज्य था। ठीक है, 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़। ठीक है, 26वां राज्य कौन था, छत्तीसगढ़, जो कि कहां से अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ को कहां से अलग किया गया था, मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। एमपी से अलग होकर जो छत्तीसगढ़ था वो 1 नवंबर 2000 को 26वें राज्य के रूप में निकल कर आया। उसके बाद 9 नवंबर सन 2000 को कौन सा राज्य बनेगा, 27वां राज्य। कौन बना, उत्तराखंड। किससे अलग हुआ, यूपी से।
ठीक है। 27वां राज्य बना कौन? यूके, उत्तराखंड। कहां से अलग हुआ? यूपी से अलग हुआ, ठीक है। उत्तराखंड जो था वो यूपी से अलग हुआ। कब अलग हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड को यूपी से अलग कर दिया गया। उसके बाद बात आती है 15 नवंबर सन 2000। 15 नवंबर सन 2000, एक ही महीने में, कुछ ही दिनों में, 15 दिन में तीसरा राज्य अलग हुआ, 28वां राज्य, जिसका नाम था क्या? 28वां राज्य झारखंड, ठीक है। कौन सा हुआ? झारखंड। झारखंड अलग हुआ। अब झारखंड जो है वो अलग कहां से हुआ था? बिहार से, ठीक है। ध्यान रखेंगे, झारखंड कहां से अलग हुआ था? बिहार से अलग होकर झारखंड कौन सा राज्य बना था आपका? 27वां राज्य बना था। और उसके बाद 2 जून सन 2014, बताया था अभी थोड़ी देर पहले, रिपीट करेंगे, कौन सा है? 2 जून सन 2014 कौन सा राज्य अलग हुआ था? तेलंगाना। कहां से? आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तेलंगाना जो था वो अलग हुआ था कहां से? आंध्र प्रदेश से। 29वें राज्य के रूप में, कौन से राज्य के रूप में? 29वें राज्य के रूप में। लेकिन फिर से अभी थोड़ा जोड़ घटाना गुणा भाग हुआ है, और वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 क्या है? यूनियन टेरिटरीज है। 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। यहां पर आपका तीसरा आर्टिकल अभी तक के लिए समाप्त। मैंने आपको बता दिया कितने 4 भागों में विभाजित किया गया था देश को जब हमारा संविधान बना था। उसके बाद क्या हुआ? भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए सबसे पहले कौन सी समिति बनी थी? एस्केधर आयोग। एस्केधर आयोग कब बना था? जून 1948 को। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश करी? दिसंबर 1948। और दिसंबर 1948 को इन्होंने क्या कह दिया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके तुरंत बाद दिसंबर 1948 में ही एक और समिति बनी, जेबीपी समिति। जेबीपी समिति में जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, बी फॉर वल्लभ भाई पटेल और सी फॉर पट्टाभाई रमैया। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट पेश की और इन्होंने क्या कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या था? 1952 में तेलुगु नेता कौन थे? पोट्टी श्री रामल्लू। वो क्या हुआ? भूख हड़ताल पर बैठ गए कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करो। और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनका देहांत हो गया। उसके बाद गठन हुआ फजल अली आयोग का। फजल अली आयोग में 2 लोग थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। और भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, तो उसके बाद 1956 में आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था जो भाषा के आधार पर पुनर्गठित हुआ था। ये तो हो गया भाषा के आधार पर पुनर्गठन। 552 रियासतें, इनमें से पहली रियासत कौन दिक्कत कर रही थी, जो भारत में विलय नहीं होना चाह रही थी? जूनागढ़। जूनागढ़। जूनागढ़ के शासक कौन थे? महाबत खान, ठीक है। क्या था? महाबत खान। इसको किससे मिलाया गया? किस तरीके से? जनमत संग्रह के द्वारा फरवरी 1948 को जूनागढ़ को भारत में सम्मिलित कर लिया गया। दूसरा कौन था? हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम यानी कि राजा कौन थे? उस्मान अली खान। कौन थे? उस्मान अली खान। उस्मान अली खान। उस्मान अली खान भी भारत में सम्मिलित नहीं होना चाह रहे थे, तो ऑपरेशन पोलो के तहत सैन्य कार्रवाई के द्वारा इनको भी भारत में सम्मिलित कर लिया गया। और तीसरा कौन सा था? पहला हो गया, पहला जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद, तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। राजा कौन थे? हरि सिंह। इन्होंने क्या किया था? विलय पत्र के द्वारा इनको भारत में सम्मिलित कर लिया गया था। चौथा मणिपुर, राजा बोधचंद्र सिंह। इन्होंने क्या किया था? पहला राज्य है मणिपुर जो एडल्ट वोटिंग के द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया था। और 5वां गोवा। गोवा को क्या था? 1961 में पुर्तगालियों को वहां से भगाने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था और उसके बाद उसको भारत में सम्मिलित किया गया था। 56वें संविधान संशोधन के तहत 25वां राज्य बना है। सिक्किम शरणागत था, उसको हमने 16 मई 1900
कब था? 16 मई 1974, नहीं सॉरी 75, ठीक है, 16 मई 1975 को भारत में क्या कर दिया था? सम्मिलित किया था। 36वें संविधान संशोधन के तहत 22वां राज्य बना, ठीक है। और उसके बाद जो पहले से सम्मिलित थे तो भाई 1 नवंबर 2000 को हमने 26वां राज्य बनाया अपना छत्तीसगढ़। कहाँ से अलग किया? एमपी से। 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य उत्तराखंड बनाया यूपी से अलग करके। 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य बनाया झारखंड बिहार से अलग करके। और 26 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ, कहां से? आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 4 भी हल्का सा देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 4 में क्या बताया था? सर जो भी राष्ट्रपति होगा वो, अगर हम आर्टिकल नंबर 3 और 4 में कुछ करेंगे तो ना 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 गलत, थोड़ा सा सही पहुंचे कॉन्सेप्ट। अगर आर्टिकल नंबर 2 या 3 पर संसद कोई भी कार्यवाही कर रही है, कोई भी काम कर रही है, तो आर्टिकल 4 ये कहता है कि राष्ट्रपति भी उसका विरोध नहीं कर सकता। यानी कि संसद चाहे तो किसी को भी ला के अंदर बिठा ले, राष्ट्रपति उसका विरोध नहीं कर सकता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 4 क्या कहता है कि अगर संसद आर्टिकल 2 या 3 पर कोई भी कार्यवाही कर रही है तो आपका राष्ट्रपति भी उसका विरोध नहीं कर सकता। यहां पर हमारा आज का क्लास हो रहा है समाप्त। थैंक यू।